नमस्कार दोस्तों, मैं गुमान सिंह नए चैप्टर के साथ रिवीजन की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी के सिक्स चैप्टर की। इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज के उन प्रश्नों का जिनका सीधा सीधा जवाब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो ऑब्जेक्टिव के रूप में अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। पहला प्रश्न, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। सीधा सीधा उत्तर आपको याद रखना है। इसके अंदर जो ऑप्शन है उसमें से आपको याद रखना है ऊंचाई में भिन्न होते हैं। वैसे भिन्न तो काफी मायनों में होते हैं, लेकिन जो उत्तर है वो आएगा ऊंचाई में भिन्न होते हैं। पठारों की ऊंचाई पर्वतों से कम होती है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, हिमानी कहां पाई जाती हैं। हिमानी पाई जाती है मित्रों पर्वतों में, तो इसका आंसर होगा पर्वतों में। हिमानी कहां पाई जाती है? पर्वतों में। सीधा आंसर याद रखें। ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया है। आप जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर याद रखिए। जैसे ही ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन पर आपकी नजर जाएगी दोस्तों, आपको सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा वहां पर। प्रश्न संख्या 3 कि दक्कन का पठार कहां स्थित है। सब लोग जानते हैं दक्कन का पठार भारत में स्थित है, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा भारत में या भारत। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आइए, यहां पर मैंने इसलिए आपके लिए भारत का मैप, ये जो है विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण के अंदर ये जो त्रिकोण वाला जो हिस्सा है, त्रिकोणात्मक, जहां पर मैंने रेड एरिया किया है, ये है दक्कन का पठार। एक चीज और, अगर संरचना की दृष्टि से देखें, बनने की दृष्टि से, तो भारत के अंदर जो सबसे पुरानी संरचना है वो है दक्षिण का पठार। कई बार हम जल्दबाजी में कह देते हैं अरावली पर्वतमाला, वैसे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, लेकिन संरचना की दृष्टि से देखें तो दक्षिण का पठार चट्टान जो है वो भारत की सबसे पुरानी संरचना है। अगला प्रश्न मैं लेता हूं आपका। चौथा प्रश्न है, यांगत्से नदी कहां बहती है। सीधा सीधा उत्तर है मित्रों, यांगत्से नदी चीन में बहती है। इसका आंसर होगा चाइना यानी कि चीन। अगला प्रश्न जो 5वां है, यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वतमाला जो कि वलित पर्वत का एक उदाहरण है, ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के अंदर आल्प्स पर्वतमाला स्थित है। ये है ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर के 5 ऑब्जेक्टिव है। ऊंचाई, पर्वत, भारत, चीन और आल्प्स, इनके पांचों के ये जवाब है। आपके पास जब आपकी किताब रहेगी तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं, अपनी जो किताब है, जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसको साथ में रखें, रफ नोटबुक रखें, पेन साथ में रखें, उसको नोट करते रहें। अब मैं आता हूं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली जगहों में जो सबसे पहली खाली जगह दी हुई है कि समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं। सीधा सीधा उत्तर है ये मैदान कहलाते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र मैदान कहते हैं, जहां पर हम और आप रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र अलग होते हैं। समतल जहां पर मैदानी भाग है, इस तरह से। दूसरा जो ब्लैंक स्पेस यानी कि रिक्त स्थान है वो है कि हिमालय और आल्प्स खाली जगह पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय और आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये है वलित पर्वत। वलित पर्वत उनको कहते हैं जिनका निर्माण भूगर्भ में मोड़, जो प्लेटें हैं खिसकने से, उनमें मोड़ पड़ने से हुआ, एक के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाती है। इस प्रकार से मान लीजिए ये एक प्लेट इस तरफ गति कर रही है, दूसरी प्लेट भी इस तरफ गति कर रही है, लेकिन फिर ये इसके नीचे और ये इसके ऊपर, इस तरह से ये मोड़ पड़ते हैं। धीरे 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 इस तरह से एक पर्वत का निर्माण होता है, वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत जिसको कहते हैं। उसके बाद में जो तीसरा ब्लैंक स्पेस है, रिक्त स्थान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। वे कौन से क्षेत्र है जहां पर खनिज ज्यादा मिलते हैं? इसका आंसर आएगा पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्रों के अंदर ज्यादा खनिज मिलते हैं। चौथी जो खाली जगह है वो है रिक्त स्थान, पर्वतों का एक क्रम है। क्या आएगा? तो इसके अंदर आएगा पर्वत श्रृंखला। ये देखिए मित्रों, यहां पर मैं लिखता हूं पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला। आप पर्वतमाला भी लिख सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वतमाला इसका सटीक उदाहरण है।
तो 4 खाली जगह मैं कर चुका हूँ। 5वीं जो ब्लैंक स्पेस है उसके ऊपर आता हूँ। ब्लैंक स्पेस क्षेत्र कृषि क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उत्पादक मतलब होते हैं, तो उसके अंदर आएगा कौन से क्षेत्र। ऐसे ही पूछने का मतलब ये है कि जहां पर खेती ज्यादा होती है। कोई भी किसी को भी आप पूछ लीजिए तो यहां पर कोई भी बता देगा कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र खेती के लिए ज्यादा उपयोग, क्योंकि समतल जमीन होती है, नदियां ज्यादा बहती है। देखिए पठारी क्षेत्र जो है वो खनिज के लिए ज्यादा है, मैदानी क्षेत्र खेती के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ब्लैंक स्पेस हो गए। अब मैं आता हूं सीधा आपके प्रश्नों पर। जी हाँ मित्रों, पहला प्रश्न, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। विस्तार से उत्तर का पहले प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। प्रमुख स्थल रूप परीक्षा में आए, सीधा सीधा उत्तर देना है। प्रमुख स्थल रूप 3 प्रकार के हैं। मैं सीधा यहां पर उत्तर लिखूंगा। नंबर 1 पर पर्वत, नंबर 2 पर पठार और नंबर 3 पर मैदान। उत्तर समाप्त। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार और मैदान। दूसरा प्रश्न कि पठारों और पर्वतों के अंदर क्या अंतर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको सिंप्लीफाई करके देना है। ये देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं यहां लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा पर्वत। पर्वतों के बारे में 3 बातें मैं लिखूंगा। सबसे पहला कि ये तीव्र ढाल वाले और इनका जो शिखर है वो शंक्वाकार होता है। देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना है। पहला, पर्वत की विशेषता तीव्र ढाल वाले होते हैं और इनके शिखर शंक्वाकार होते हैं। इस तरह से देखिए, शंकु आकार के तीव्र ढाल, ये वाली स्लोप तेज होता है और ये जो है ऊपर से तीखे होते हैं। इस प्रकार से ये शंकु आकार है। शंकु आकार का आप अगर मैथ में पढ़ते हैं कोण को, ये शंकु है। इस तरह से पहली विशेषता, तीव्र ढाल और शिखर है वो शंक्वाकार हैं। दूसरा, इनका जो ऊंचाई माध्य है, यानी कि एवरेज जो हाइट है, ऊंचाई माध्य इनका लगभग 600 मीटर होता है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका ऊंचाई माध्य कितना है? 600 मीटर। दूसरा, ऊंचाई माध्य 600 मीटर, पहला तीव्र ढाल। और तीसरा जो है उसके अंदर आपको लिखना है, यहां से नदियों का उद्गम होता है। और नदियों का उद्गम कब होगा? जब यहां पर हिमानिया पाई जाएगी। हिमानिया मतलब बर्फ की नदी, हिमानिया पाई जाती हैं। अब आपको अंतर पूछा था पर्वतों और पठारों में, इसलिए ये तो हो गया पर्वत। अब बिल्कुल इसके अपोजिट मैं लिखता हूं पठार। ये देखिए मित्रों, ये पठार। पठारों के अंदर पहला, इनका तीव्र ढाल है तो इनका कैसा होगा? मंद ढाल। मंद ढाल और मेज के समान ऊपरी सतह, यानी कि ऊपर से ये मेज की तरह, टेबल की तरह होते हैं। देखिए यहां पर देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये है पर्वत और ये है आपका पठार। इस प्रकार की संरचना होती है, ऊपर से बिल्कुल मेज की तरह होगा, शंक्वाकार और मेज, ये हो गया। दूसरा, इनका जो ऊंचाई माध्य है, एवरेज यहां पर बताया गया है, वो बताया गया है 200 मीटर। ऊंचाई माध्य लगभग 200 मीटर। सिंपल सी बात है। तीसरा, यहां पर अगर हिमानिया पाई जाती है तो यहां पर खनिज प्रचुरता से मिलते हैं। खनिज प्रचुरता से मिलते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, बिल्कुल सरल तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं हम कि पर्वतों के प्रकार कितने हैं। तीसरा मैं यहां लिखता हूं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कितने प्रकार के पर्वत हैं। यहां पर आपके सिलेबस में 3 प्रकार के पर्वत बताए गए हैं। सबसे पहला वलित पर्वत, ये मैंने लिख दिया वलित पर्वत। दूसरा मैंने लिख दिया ब्रंशोत पर्वत, और यहां पर मैं तीसरा लिखूंगा ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखी, जिसमें से
ज्वालामुखी यानी कि राख लावा वगैरह निकलता रहता है। ये इसका उत्तर है। वलित, व्रंशोक और ज्वालामुखी 3 प्रकार की पर्वतों के रूप में आप इसका आंसर देंगे। कितना सरल है, आराम से इसको समझिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर लिखते हैं, पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में यहां लिखना चाहूंगा, पर्वतों के उपयोग। अब पर्वत किस किस काम में आते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आपको इसको पॉइंट वाइज लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स भी उतने अच्छे मिलेंगे और लिखने की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो नंबर 1 पर, जैसे कि हमने पहले देखा, यहां से हिमानियां निकलती हैं जो नदियों का उद्गम स्रोत है। पहला पॉइंट, मैं आपको हिंट दूंगा। पहला, अगर आपके पास पेन है तो लिखिए, यहां से हिमानियां निकलती है, ये नदियों के उद्गम के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, पहाड़ों के अंदर अनेक जड़ी बूटियां, औषधियां, वन क्षेत्र, लकड़ियां, गोंद आदि प्राप्त होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा वन क्षेत्र जो कि लकड़ी के लिए, औषधियों के लिए, गोंद आदि हमें यहां से मिलते हैं। बहुत सिंपल है, नदियां निकलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। जो पानी आता है वो पानी विद्युत उत्पादन में नदियों के जल का उपयोग किया जाता है। ये भी पर्वतों की देन है, क्योंकि अगर वो पर्वत नहीं होंगे तो नदियां कहां से आएगी और विद्युत उत्पादन के अंदर हमें हेल्प कैसे मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद में देखिए, पर्वत पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो सैलानी घूमने के लिए आते हैं वो पर्वतों को देखने के लिए जाते हैं, तो वहां से स्थानीय लोगों को इनकम होती है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को पैसा मिलता है उससे। यानी कि वन हमारे लिए, और पैसा तो मिलता ही है, प्लस हमारा मन भी प्रसन्न होता है। उसके अलावा कई पर्वतीय खेल हैं। पर्वतीय खेल भी खेलने के अंदर लोग पर्वतों पे जाते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं। तो बहुत सारे ये इसके उपयोग हैं। मैं वापस दोहरा दूं, पर्वतों से नदियां निकलती हैं, हिमालय उनका उद्गम स्रोत है। पर्वतों से हमें वन क्षेत्र, लकड़ी, औषधियां, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। पर्वतों से निकली हुई नदियों का पानी विद्युत उत्पादन में उपयोग होता है। पर्वत जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, और पर्वत जो है, अनेक पर्वतों पे जाकर के लोग अनेक खेल भी खेलते हैं। इस प्रकार से पर्वत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कक्षा 6 के लिए ये 4 से 5 बिंदु जो हैं, वो बड़ा प्रश्न यदि आएगा कि पर्वतों का उपयोग या पर्वत हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी, तो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। मैदानों का निर्माण कैसे होता है? देखिए, मैदान का निर्माण में सबसे अहम रोल होता है नदियों का। तो आपको यहां पर लिखना है कि नदियां और उसकी सहायक नदियां, नदियां प्लस उसकी सहायक नदी। आप वहां पे प्लस मत लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए नदियां और उसकी सहायक नदियां अपने साथ क्या क्या लाती है? पत्थर, बालू, सिल्ट। ध्यान रखना, पत्थर, बालू, सिल्ट आदि लाती है और उनका निक्षेपण यानी कि उनको जमा कर देती है। इस प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। नदियां और सहायक नदियां अपने साथ पत्थर लाती है, रेत यानी कि बालू लाती है, सिल्ट यानी कि गाद लाती है, कीचड़ लाती है। वो ला करके मैदानी भागों में बिछा देती हैं, उनका निक्षेपण करती है, उनको जमा करती है। इस प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको कहीं पे अंक कटेंगे या अंक कटने की बारी आएगी। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं, छठा प्रश्न, कि नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? ये लीजिए, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये इस जगह का हम उपयोग करते हैं। प्रश्न फिर से पढ़ता हूं मैं, कि नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, कैसे या फिर क्यों? तो देखिए दोस्तों, मैदानी भाग में हमेशा आदमी रहना पसंद करता है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंटों में, चूंकि जो मैदानी भाग है
मैदानी भाग जो है वो बस्ती, परिवहन, यानी वहां पर व्यक्ति आवास निर्माण करेगा, वहां पर आपके परिवहन का विकास होगा। वहां पर मैदानी भागों में याद रखना उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। उपजाऊ मिट्टी मिलेगी तो कृषि यानी कि खेती ज्यादा होगी, कृषि अधिक होगी वहां पर। यहां पर जब कृषि अधिक होगी तो ऑटोमेटिकली लोग ज्यादा रहेंगे भाई, यातायात ज्यादा होगा, बस्तियां ज्यादा होगी, उपजाऊ मिट्टी ज्यादा होगी, खेती का विकास होगा तो लोग ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेंगे वहां पर। इसलिए मैदानी भागों के अंदर ज्यादा लोग रहते हैं। आप एक एक करके बिंदुवार इसका दे सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में परिवहन यानी यातायात का विकास ज्यादा होता है। ये देखिए मैदानी क्षेत्रों में जो बस्तियां हैं वो बिल्कुल आवास निर्माण जो होता है वो बहुत इजी होता है, लोग जल्दी से घर बना सकते हैं वहां पर। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि नदियां ला करके मिट्टी यहाँ डालती है, जो पहले हमने देखा इसके अंदर कि नदियां ही मैदानों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगला जो 7वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, उसके अंदर है कि पर्वतों में जनसंख्या कम रहती है, क्यों? बिल्कुल इसका उल्टा। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों रहती है, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा 7वें का उत्तर ध्यान दीजिए। यहां पर यातायात कठिन होता है, यातायात कठिन, पहला पॉइंट। भाई परिवहन ढलान वाला रास्ता होता है, मुश्किल से काम होता है। दूसरा, यहाँ की जो बस्तियां होती है वो बहुत दूर दूर होती हैं, यानी कि यहाँ पर आवास निर्माण एक चुनौती है। यहाँ पर आवास का निर्माण करना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो देखिए कठिन परिवहन, आवास निर्माण चुनौती, कम खेती, खेती के लिए अवसर कम होते हैं, खेती कम होती है। तो 3 बिंदु पर्याप्त है मैं समझता हूं। अगर आप चौथा लिखना चाहें तो चौथा लिख सकते हैं, यहां का जीवन बहुत कठिन होता है, यानी कि कठिन जीवन पद्धति, इसलिए लोग वहां पर कम रहते हैं। वेरी सिंपल। ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्न था इसका, ये छोटे छोटे प्रश्न, और मैंने जहां तक कम समय में मैं इसका रिवीजन करवाना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या किया कि सीधे प्रश्नों पे आपको ले आया। ये मैंने आपका मैप भी बनाया है, कच्चा मैप, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आप ऐसे प्रैक्टिस किया कीजिए। नंबर 1 ये एशिया महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका आ गया, ये आपका उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये आपका यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया, या अंटार्कटिका। वेरी सिंपल। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैप, और अगर मैप आपको याद हो गया तो फिर ज्योग्राफी आपकी बहुत इजी हो जाएगी, आप उसका उत्तर आराम से दे सकेंगे। ये देखिए अफ्रीका और यूरोप की, यहाँ पे भूमध्य सागर होता है, हमेशा ध्यान रखना आप, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के इधर लाल सागर है, ऊपर काला सागर है, लाल सागर और काला सागर को जोड़ने वाला भूमध्य सागर है। तो यहां तक ये इस चैप्टर का रिवीजन जैसा मैं कम समय में आपके सामने पेश कर पाया। हालांकि इसको अगर थोड़ा वाइड तरीके से देखते, लेकिन चूंकि इसको रिवीजन स्टाइल में लेना था, इसलिए क्लास 6 के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दें। तो मैंने कोशिश की है प्रश्नों का उत्तर देने की। उम्मीद करता हूं जब आप इस वीडियो को देखेंगे, अपने साथ रफ नोटबुक लेके बैठेंगे, आपका एनसीईआरटी का जो किताब है वो लेके बैठेंगे, और नवो एकेडमी की जो पुस्तक कक्षा 6 भाग 2 मैंने आप तक पहुंचाई है, उसका भी आप उपयोग करेंगे। तो ये जो है पूरा रिवीजन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगले वीडियो में हम अगले एक नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।